नेक्स्ट टाइम जब हमारा अगला सेशन होगा तो 2 सेशन में मिलके हमारा एक ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। ये सेशन में, फर्स्ट सेशन में केवल हम लोग रिगिंग के बारे में जानेंगे, स्लिंग के बारे में जानेंगे, उसका लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, और स्लिंग को हमें कैसे चेक करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसको रिजेक्ट करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, ये सब चीजों को हम आज जानेंगे आज के ट्रेनिंग में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेशन है। रिगिंग और लिफ्टिंग दो अलग अलग चीज है, और उन दोनों को एक साथ हम लोग समराइज करके एक दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग आज केवल और केवल रिगिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग हेवी लिफ्टिंग करते कहते किसको है? सबसे पहला सवाल यही है कि हम लोग हेवी लिफ्टिंग किसको कहते हैं। चलिए, सिविल में से बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, इंचार्ज ज्वाइन किए हुए हैं, तो कोई बता सकता है क्या कि हेवी लिफ्टिंग हम लोग किसको कहते हैं? कोई भी, जिसको जो भी पता हो थोड़ा शेयर करें हम लोग से। आज तक हम लोग हेवी लिफ्टिंग जिसका किसको वजन सर, जिसका वजन 10 टन से ऊपर हो और साइज में थोड़ा बड़ा है, तो वो हेवी लिफ्टिंग में आ जाता है। ओके ओके, ठीक है, अच्छा है दास जी, जो आपने बोला वो एकदम करेक्ट भी है। आगे और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हेवी लिफ्टिंग का कोई एक डेफिनेशन नहीं है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, या कहीं भी आप देखेंगे, चाहे आप BSOW एक्ट उठाएंगे, कोई सा भी लीगल रेफरेंस उठाएंगे, वहां पे हेवी लिफ्टिंग के लिए कोई सा भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। तब हेवी लिफ्टिंग हम बोलेंगे किसको? बहुत सारी कंपनियां अलग अलग अपने लेवल पे, और वो उन्होंने एक पॉलिसी बनाया है कि कोई भी जो माल होगा, कोई भी जो हम लोड उठाएंगे, 10 टन से ऊपर उठाएंगे तो हम लोग उसको हैवी लिफ्ट बोलेंगे। ये अलग अलग कंपनी में, कोई कंपनी बोलती है 5 टन से ज्यादा हम उठाएंगे तब भी उसको हैवी लिफ्ट बोलेंगे। कंपनी में ये है कि हम 20 टन से ज्यादा उठाएंगे तब भी, तब उसको जाके हम हैवी लिफ्ट बोलेंगे। ये अलग अलग कंपनियों में अपना अलग इंटरनल पॉलिसी और रूल्स बना रखा है, एज पर वर्क एक्टिविटी के हिसाब से। जैसे जहाँ पे हर एलिमेंट जो उठता है वो 5 टन 10 टन का होता ही होता है। जैसे कहीं आप प्रीकास्ट में जाओगे तो पैरापिट का काम होता है, ऑलरेडी 7-8 टन का उसका पैरापिट रहता है। तो बार बार पैरापिट एक ही गैंट्री से उठाना, तो उन्होंने उसको हैवी लिफ्ट से बाहर कर दिया। उन्होंने बोला कि 15 टन से जो ज्यादा लिफ्ट हम उठाएंगे उसको ही हैवी लिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं है कि हैवी लिफ्टिंग किसको को बोलेंगे, लेकिन हम लोग ये प्रोजेक्ट पे अब से और आगे के हम लोग ये म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग हैवी लिफ्ट किसे कहेंगे। जैसे ATPL के स्टाफ, ATPL के जितने साइड, स्पेशली हमारे ये KLP प्रोजेक्ट पे हम लोग हैवी लिफ्ट बोलेंगे। कोई भी लोड 10 टन से ज्यादा हम उठाएंगे उसको हैवी लिफ्ट कंसीडर करेंगे। ये क्लियर बता दिए कि कहीं भी इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ये डिसाइड करते हैं म्यूचुअली अंडरस्टूड के साथ कि कोई भी माल जो 10 टन से ज्यादा होगा उसको हम लोग हेवी लिफ्ट बोलेंगे। या इन केस ऑफ सिचुएशन कोई भी ऐसा क्रिटिकल बाई शेप होगा, वो उस टाइप का शेप होगा जिसमें रिगिंग करने का दिक्कत हो या फिर प्लेसिंग करने का दिक्कत हो, उसको भी हम लोग हेवी लिफ्ट बोल सकते हैं। तो ठीक है, हेवी लिफ्ट से सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग हेवी लिफ्ट किसको बोलेंगे। कोई भी 10 टन से ज्यादा अगर हमारे KLP प्रोजेक्ट साइट पे लिफ्टिंग होता है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे हेवी लिफ्टिंग में। अभी हम लोग जो ये ट्रेनिंग करेंगे 2 सेशन में, ये जो आउटकम हमारा क्या आएगा, एक तो लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान के बारे में हम जानेंगे, लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या होते हैं और कैसे बनाया जाता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ रिगिंग, कितने टाइप से रिग किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ वायर सिलिंग, अगर मान लीजिए हमको कोई 25 टन का बड़ा सा बीम उठाना है, अगर मैं हमको उसके लिए इंडेंट डालना है कि हमको सिलिंग मंगाना है और 25 टन का बीम उठाना है, तो आप किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, किस हिसाब से सीलिंग इंडेंट करेंगे, ऑर्डर करेंगे कि वो आपका आएगा और सेफली उठ भी जाएगा। इसके बारे में हम वो आउटकम रहेगा ट्रेनिंग का। रिजेक्शन ऑफ वायर सीलिंग, अगर हम लोग साइट पे काम करते हैं तो कब तक, अगर मान लीजिए उसमें 2 वायर टूटा है, 3 वायर टूटा है, 5 वायर टूटा है, कितना कितना परसेंट उसका खराब हो गया है कि हम लोग को अब उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। पांचवा है
WLL और सेफ वर्किंग लोड का कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करते हैं थंब रूल के हिसाब से, और रिगिंग का एंगल फैक्टर क्या इफेक्ट डालता है हैवी लिफ्टिंग में। ये हमारे 6 आउटकम है जो हमारे ये 2 सेशन का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो लगभग हमारे सारे इंजीनियर, सारे सेफ्टी ऑफिसर को ये चीज, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हम लोग किसे क्या करते हैं और कैसे करते हैं। पहले हम लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट में आगे चलेंगे ट्रेनिंग में, उसके बाद पहले हम लोग रोप के बारे में जान लेते हैं। वायर रोप, वायर रोप में ये देख रहे हैं कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर कभी स्टील का भी होता है, कभी कभी कोर जो होता है वो फाइबर का भी होता है। इसमें से ये एक जो निकला है, ये एक लाइन, इसको हम लोग वायर बोलते हैं। और ये पूरा जो वायर मिल के बना है इसको हम लोग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये पूरा जो 6 या 7 मिल के स्ट्रैंड से बना रहता है इसको हम लोग वायर कहते हैं। ये हमें इसलिए बता रहा हूँ कि जब आगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, रिजेक्शन के लिए डिस्कशन करेंगे, तो ये सब चीजें उस समय काम आएगी। अगर हमने बोल दिया कि वायर रोप को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा वायर रोप। अगर मैंने केवल वायर का नाम लिया है, वायर का मतलब कि ये एक प्लाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक वायर टूट गया है, मतलब ये पूरा रोप नहीं टूटा है, एक वायर टूटा है। फिर हम लोग बोलेंगे एक स्टैंड के बारे में, तो स्टैंड का मतलब ये जो 6 या 7 स्टैंड से मिलके एक रोप बनता है, तो ये एक, इसको सिंगल हम लोग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है। अभी हम लोग सिलेक्शन करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे, अगर हमको वो हमारे पास 20 टन का कोई एलिमेंट है और हमको उठाना है, तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे वहां का रोप। रोप सिलेक्शन करने के लिए जो कंपनी में है, उसमें बहुत सारे, अगर आप नेट पे डालोगे तो आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा ऐसा कहानी आ जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ग्रेड के हिसाब से, स्टैंड के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, परफॉर्मिंग के हिसाब से। तो हम लोग सिंपल सा ये है कि फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, हम लोग को उसका लोड का जानना है, लोड के बारे में हमको उठाना क्या है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए कि एक हमको बीम है, बीम उठाना है जो 20 टन का है, और उन दोनों के बीच में रिगिंग का डिस्टेंस है 10, रिगिंग का डिस्टेंस है 10 मीटर, यानी 5 मीटर उधर छोड़ा है और 5 ही मीटर, दोनों के रिगिंग का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो आपको लोड के बारे में पहले पता होना चाहिए कि हमको उठाना क्या है। दूसरा, डायमेंशन ऑफ लोड। अगर हम लोग को डायमेंशन पता नहीं होगा, अगर केवल कोई हमको फोन पे बोल दे कि यार 50 टन का माल है हमको उठाना है, तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा सीलिंग वहां पे फिट बैठेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रिगिंग पोजीशन ऐसा होगा कि आपको एक 5 मीटर का सीलिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, एक 9 मीटर का सीलिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब होगी, जब आदमी आगे डीप कैलकुलेशन करेगा, जब उसको डायमेंशन पता होगा और वहां पे रिगिंग का लोकेशन पता होगा। तीसरा, हमको क्या पता होना चाहिए, अटैचमेंट। अटैचमेंट कहने का मतलब है कि हमारा डी साइकिल कहाँ लगेगा, या फिर डी साइकिल नहीं लग रहा है तो हम लोग वेब सीलिंग लगा रहे हैं तो उसको रोल करके ला रहे हैं, कैसे हम लोग उठा रहे हैं, उसका अटैचमेंट का क्या जुगाड़ है। डी साइकिल लगा रहे हैं, हमने वहां पे वेल्ड मारा है, प्लेट का प्लेट काट के होल मारा है। चौथा क्या है कि रिगिंग एंगल हमको पता होना चाहिए, जैसे कि जब हम उसका सेफ वर्किंग लोड निकालेंगे ना, तो उसी हिसाब से उसका डायट डिसाइड करेंगे कि किस एंगल में हम लोग रीड कर रहे हैं। ये वाला जो 4 नंबर है वो आगे हम लोग आप डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उसका एंगल डिसाइड करेंगे। तब उसका है पांचवा, वायर सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेशन करेंगे बाय रूल्स, जो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। ये 5 चीज जो है आपको पता होने चाहिए बिफोर सीलिंग ऑर्डर करने से और बिफोर आपको इंडेंट डालने से। अदरवाइज क्या किया आपने, सीलिंग मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया, साइट पे आ गया, फिर बाद में कोई आके फिर ये बोले नहीं इसका कैपेसिटी नहीं बन रहा है, या फिर ये छोटा हो गया, या फिर मान लीजिए उसमें टूटने का डर हो जाए। तो एक, जब हम एक बार पैसा खर्चा करके हमने इंडेंट डाला और फिर भी हमारा कैलकुलेशन सही नहीं रहा, तो पैसा, कंपनी का पैसा भी वेस्टेज गया, सेफ्टी का भी इश्यूज रहा। इन केस अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो और ज्यादा जो कॉस्ट है वो कंपनी के ऊपर आएगा। तो ये 5 चीजों का जानना बहुत जरूरी है अगर हम लोग सीलिंग के लिए इंडेंट डाल रहे हैं तो। अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये क्या है, जहां से ये उंगली रखा है ये, और देखिए ये जो वाला वायर है ये गया अंदर से घूम के फिर यहाँ पे आया, ये पूरे डिस्टेंस को हम लोग बे लेंथ बोलते हैं। बे, ये एक बे लेंथ है ये। ठीक है। ये देखिए, किसी भी आप अपने आंख के सामने कोई भी वायर को पकड़ लीजिए, और देखिए ये जो ये अंगूठा अंगूठा रखा है, यहाँ से ये जो एक स्ट्रैंड गया, स्ट्रैंड गया,
और घूम के फिर इसके ये इस अंगूठे अंगूठे के पास आया, ये इतने डिस्टेंस को हम लोग एक बे लेंथ बोलते हैं। अब इसका क्यों ये हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, हमको स्लिंग रिजेक्ट करना है तो इस पार्ट को हमको देखना पड़ेगा। देखिए ये जो दिखा रहा है वो एक लेन में अगर 6 वायर आपको टूटे हुए मिल जाए तो समझिए कि ये स्लिंग रिजेक्ट है। समझ में आ रहा, सबको क्लियर है? हम लोग बे लेंथ किसको बोलते हैं, और एक बे लेंथ में अगर 6 वायर टूटा हुआ है या 6 से ज्यादा वायर टूटा हुआ है तो वो रिजेक्ट है, चाहे वो किसी भी स्टैंड में हो। जैसे आप लोग देखिए, हमने बे लेंथ डिसाइड कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये वाले में, इसमें और इसमें, ये सब में मिलके अगर 6 वायर टूटा हुआ है तो ये स्लिंग रिजेक्ट है। ये अपने कैपेसिटी पे काम नहीं करेगी, इसको हम लोग को रिजेक्ट कर देना चाहिए बिफोर लिफ्टिंग। या फिर मोर देन 10% इन एनी बे लेंथ ऑफ 8 मीटर डाया। अभी हमारा सीलिंग जो होता है वो 7 स्टैंड से या 6 स्टैंड से मिलकर बना होता है। एक स्टैंड में लगभग 19 वायर रहते हैं, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 19 इंटू 6, 114 114 का 10% लगभग 11 वायर टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सीलिंग है वो रिजेक्ट है। समझ में आ रहा है? एक हमारा जो है ना 10%, अगर आप इसमें 10% वायर टूटे हुए हैं तो वो रिजेक्ट है। 10% हमको कैसे कैलकुलेट करना है, पूरे जितना भी स्टैंड है, एक स्टैंड में वायर कितना होता है, 19 वायर, 19 गुणे 6 का 10% जितना होगा उतना रिजेक्ट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी, नहीं तो लास्ट में भी हम लोग सेशन कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार और समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा जो वायर ऑफ हमारा सीलिंग जो है वो 10 mm का है, तो 10 mm का डाया 8 गुना कितना हुआ, 80 mm। 80 mm के लेंथ में 10% अगर वायर जो है टूटा हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये लिख रहा है 8 मीटर ऑफ डाया, ये है 8 डायामीटर, मतलब 8 गुना डायामीटर का 8 गुना में 10% अगर वायर टूटा हुआ है तो वो वायर रिजेक्ट हो जाएगा। 10 mm का एक सीलिंग है हमारा, 8 इसे इंटू करिए, गुना करिए तो 80 mm का लेंथ। ये जो पहला मैंने बताया ना, ये तो पहले वाले के लिए था, या तो 6 टूटा हो या तो 10% टूटा हो, दोनों ही कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आई एम राजू। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर 25 mm वाले डाया वाले स्लिंग का अगर 10% टूटा हो तो क्या उस स्लिंग से हम लेस वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब कम लेफ्ट वेट वाला, या उसके लिए भी पूरा से उसको डिसमेंटल ही कर देना है, तो यूज में नहीं लेना है? कितना परसेंट टूटा हुआ है? 10% अगर उसका वायर टूटा हुआ है, आप जैसे बोल रहे हो 6 और 10%, 6 वायर अगर ब्रोक है या फिर 10% उसका अगर 25, हाँ मैं समझ गया, 25 mm का आपका वायर सीलिंग है, और हाँ 25 इंटू 8 करिए, वो जो 8 जो मैं बोल रहा हूँ ना, 8 इंटू डायामीटर, ये फॉर्मूला में है, तो 25 इंटू 8 करिए, आपका कितना हुआ, 200। अब एक सीलिंग को अपने जैसे उंगली से ये पकड़ा है फोटो में, वैसे 200 लेंथ में पकड़ लीजिए कहीं भी जहां पे ज्यादा टूटा है, और उसमें से 10%, ठीक है, 25 mm का भी वायर में अगर करेंगे 25 इंटू 19, उसमें 7 स्टैंड वाला होगा तो वो भी 114 वायर आएगा, तो 114 का लगभग 11 या 10 आता है, 11 या 10 उसमें से वायर टूटा हुआ है तो भी रिजेक्ट होगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा। आप डाया बता रहे हैं तो लेंथ भी बढ़ेगा, 25 इंटू 8 होगा, तब उसका 10% हो गया तो रिजेक्ट हो गया। सर मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, वो मैं समझ गया कि अगर वो 10% कैलकुलेट नहीं करना है मुझे, अगर कैलकुलेट कर लिया कि वो 10% ब्रोकन है, ठीक है सर, बट उसके बाद मेरा पॉइंट ये है कि मान लो उससे मैं पहले 5 टन का माल उठा रहा था, 10 टन का उठा रहा था, तो क्या अब मैं उससे 1 टन का वेट उठा सकता हूँ या नहीं, ये पूछ रहा था मैं। नहीं, ये चीज राइट हमारे पास नहीं है और आपके पास नहीं है कि 5 टन का मैं 2 टन आपका कैपेसिटी दे दूं। ये चीज स्पेशली राइट दिया गया है कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है जी? जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने
जैसे हम लोग अभी यूपी में है, तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का एक कॉम्पिटेंट बंदा है, उसके पास ये राइट है कि आपको बोलेगा कि चलो आपका ये 30 टन का सीलिंग था, आप इसको 10 टन से ज्यादा मत यूज करना, वो लिख के सर्टिफिकेट देगा आपको। उसमें बहुत सारे जो मैंने अभी दिखाया ना ऊपर सिलेक्शन का, जो कैसे बना है, फैब्रिक क्या है उसका, कितने उसका कार्बन रेट क्या है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो ये चीज हम और आप कभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इतना परसेंट रिड्यूस करके हम लोग लिफ्ट कर लेंगे। अगर इनकेस अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप उसका टीपीआई कराइए, कॉम्पिटेंट पर्सन को बुलाइए, अगर वो लिख के सर्टिफाइड करके देता है तो कोई इशू नहीं है। ओके, क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट चलते हैं ट्रेनिंग में। अगर ट्रेनिंग में ये स्लाइड समझ में ना आए तो उसमें कोई भी पूछ सकता है, अदरवाइज लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसको जो इशू होगा वो पूछ सकता है, या डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, या कॉल कर सकता है, या व्हाट्सअप कर सकता है, अगर कोई क्वेरी रहेगा तो। ठीक है, अभी ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि वायर का परसेंटेज, इसमें वायर का परसेंटेज का देखिए, एक हमारा स्टैंड है, ये स्टैंड के अंदर 19 वायर है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 19 करिए, उसका 10%, जितना 8 गुने डाया में आता है, इसका मतलब रिजेक्ट है। अभी इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में बर्ड केज। अगर बर्ड केज अगर किसी भी स्लिंग में बन गया है तो भी वो हमारा रिजेक्ट होगा। ठीक है, बर्ड केज बनता कैसे? सडनली लोड रिलीज करने से। जैसे हम लोग उठाए हैं किसी सीलिंग से 20 टन माल, और फटाक से वो हरिया हो गया या फिर फेल मार गया, तो उसके वजह से ये बर्ड केज आ जाता है, जिससे बर्ड केज आने का मतलब कि वो सीलिंग रिजेक्ट रहेगा। बर्ड केज के अलावा अगर हमारा कोर का वायर टूट जाए तब भी इस टाइप का जो सिनेरियो देख रहे हैं, अगर इस टाइप का आएगा तब भी सीलिंग रिजेक्ट है। अभी देखिए, जो हम लोगों ने अभी देखा कि कितना वायर टूटेगा तो कैसे रिजेक्ट करना है, अभी एक जनरल इसके उसी फॉर्मूले के आधार पे एक लिख रखा है कि अगर कोई भी हमारा 12 से लेके 19 का स्लिंग है, अगर 1.5 उसमें रिडक्शन हो गया है तो वो स्लिंग यूज करने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। ये चीजें और ये फॉर्मूला कहाँ से मेंशन है, लीगल में रेफरेंस खोजेंगे तो ओसाज कहता है कि 5% कोई भी स्लिंग डिक्रीज हो गया उसका डाया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब डिक्रीज कैसे हो गया? जैसे कि हमारा हाइड्रा चल रहा है, हाइड्रा के ऊपर रोप में जो ड्रम लगा हुआ है उसका भी तो एक लाइफ साइकिल है ना। अगर हमारा हाइड्रा कोई है, अगर 5 साल से वही रोप यूज कर रहा है, क्योंकि ड्राइवर अच्छा है, उसका वियर एंड टीयर उसमें आता नहीं है, तो एक तो लाइफ साइकिल होना चाहिए ना कि इतने टाइम के बाद ये रोप चेंज कर देना है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी घट जाती है। उस हिसाब के उस टाइम के लिए ये है कि कोई भी 12 से 19 का जो वायर रोप रहेगा उसका 1.5 डाया कम हो जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे 12 का स्लिंग है तो 10.5 जब उसका हम लोग वार्नियर से नापेंगे, 10.5 आ गया, इसको मतलब वो स्लिंग वो जो वायर रोप रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेम आगे आगे डाया के लिए 22 से लेकर 30 के लिए अगर 2.5 कम हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 30 का हमारे पास वायर है हाइड्रा का, 30 का वायर रोप है, उसमें से अगर 5 साल यूज कर रहा है, करते करते आया, फिर जब हमारा उसका हम लोग चेक करने गए, टीपीआई हुआ तो वार्नियर लेके आता है, जब वो डाया नापा तो उस समय कितना हो गया? 27 का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोप जो है अब हम रिजेक्ट कर देंगे और रोप को उसको चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेम ये 3.5 रखा है 32 से 38 के सीलिंग के लिए। हाँ, जैसे अभी हम लोग गेंट्री यूज करते हैं, गेंट्री हमारा ये गेंट्री यहाँ पे यूज हो रहा है, एक टाइम आएगा कि ये गेंट्री हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट खत्म होगा और इसको खोल के हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो रीयूजेबल है ना। तो वहां पे सेम वायर रोप हम लोग वहां पे भी यूज करेंगे, वहां पे भी हम लोग एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। तीसरे, एक तो ऐसा टाइम आएगा ना कि इस रोप का जो डाया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो क्या क्राइटेरिया है कि हम इस वायर रोप को बोलेंगे मैनेजमेंट से, या फिर हम खुद डिसाइड करेंगे कि नहीं ये रोप अब नहीं चलेगा, इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आप स्क्रीन पे फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला उसी से लिया गया है, और इसमें ये चीजें आईएस कोड में भी मेंशन है और ओसाज भी बोलता है।
इसके अलावा अभी हमने डाया डिक्रीज का देख लिया कि डाया कितना डिक्रीज होगा तो हम लोग स्लिंग रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, ओसा बोलता है 5% अगर डिक्रीज हो गया तो रिजेक्ट कर देंगे। आईएस कोड बोलता है 7 से 10% डिक्रीज होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। मतलब हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे 10 पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आपको 5% पे जाकर डिक्रीज रोप चेंज करने के लिए बोलोगे तो जल्दी पॉसिबल नहीं है, और वो काफी कॉस्टली भी है। तो सडनली आपको चेंज कराने के लिए जो हमारा आईएस स्टैंडर्ड बोलता है कि 10% से ज्यादा आपका डिक्रीज हो गया तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारा रोप है, कभी कभी वायर रोप में स्ट्रेच आ जाता है। स्ट्रेच क्यों आता है? उसका कोर वायर को टूट जाने की वजह से उसमें स्ट्रेच आ जाता है। कोर वायर कौन होता है? अभी हम लोग पीछे देखे हुए थे, ये जो बीच का वायर है ये है कोर वायर। अगर ये कोर वायर टूट जाएगा तो ये तो रहता है बीच में, वो दिखेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कोर वायर डैमेज हो गया है और ये हमको स्लिंग रिजेक्ट करना है? अरे भाई ये ले जाना के मत आओ, कोर वायर टूट गया है तो वो कैसे डिसाइड होगा कि ये रिजेक्ट हो चुका है? आपका पर 30 मीटर, जैसे हमारा हाइड्रा का रोप जो होता है लगभग कितने का होता है, मतलब 200 मीटर, 150 मीटर, कभी कैंट्री है तो उससे भी ज्यादा होता है, 150, 200 मीटर होता है। जितना नंबर आप फाल बनाए बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ाना पड़ेगा आपके वायर रोप का। तो अगर 30 मीटर के लेंथ में 150 mm ज्यादा वो स्ट्रेंथ तन जाता है, खींच जाता है, तो इसका मतलब वो जो है वायर रोप रिजेक्टेड है। अब ये हम कैसे पता करेंगे? 30 मीटर हमने उसमें से वायर रोप निकाला, और वायर रोप निकालने के बाद से उसको कस के किसी चीज से या किसी माध्यम से उसको स्ट्रेस दिए। स्ट्रेस देने के लिए हम लोग जैसे हुक ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, कोई 5 टन 10 टन का ब्लॉक है वो भी यूज कर सकते हैं। फिर हमको उसका पहले मेजरमेंट करना पड़ेगा कि पहले कितना था, फिर हमने लोड दिया तो कितना स्ट्रेस हुआ। इसके ही बिहाफ पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो हमारा रोप है उसका कोर वायर टूट गया है और हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया है हमारा, जो भी हम लोग गैंट्री यूज कर रहे हैं, हाइड्रा यूज कर रहे हैं, उसका वायर रोप हमको कैसे सेफ पता चलेगा, कैसे अनसेफ पता चलेगा, और किन क्राइटेरिया पे हमको रिजेक्ट करना रहेगा। ये जो सेम हम लोगों ने डिस्कस किया, रिडक्शन डाया 7 से 10% रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं थंब रूल पे। थंब रूल क्या है? अगर हमारे पास स्लिंग है तो स्लिंग है तो उसका सेफ वर्किंग लोड भी होगा, और सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि ये फॉर्मूला आया कहाँ, तो ये फॉर्मूला का रेफरेंस एक आईएस कोड में देता है कि जो भी हमारा स्लिंग है उसका 70% ही सेफ वर्किंग लोड होता है, 70%। तो वो फॉर्मूला आईएस कोड में मेंशन है, उसके हिसाब से ही ये थंब रूल बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं 8 गुणे डाया इंटू डाया, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये आईएस कोड में एक रेफरेंस दिया हुआ है, ब्रेकिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट में ये फॉर्मूला खुद से बनाया गया हुआ, जो भी आप लोगों ने बनाया हो। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई आधा इंच का वायर स्लिंग है तो उसका सेफ वर्क लोड कितना होगा? तो सेफ वर्क लोड हमको जानने के लिए 8 से हम लोग को डाया इंटू डाया करेंगे तो हो जाएगा। जैसे हमारा आधा इंच का वायर रोप है, इंच छोड़िए, हम लोग एमएम में बात करते हैं। 10 mm का हमारे पास स्लिंग है तो उसका सेफ वर्किंग लोड होना चाहिए 8 इंटू 10 गुणे 10, तो उसका सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, जो ये फॉर्मूला जो थंब रूल बनाया गया है वो इंच को कंसीडर करके बनाया गया है, इसका रेफरेंस आईएस कोड से लिया गया है। तो इंच को कंसीडर किया गया है, अभी हम इसको एमएम में लेंगे तो फिर उसका तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी स्लिंग का अगर आप सेफ वर्किंग लोड पता करते हो, ये फॉर्मूला लगाते हो 8 इंटू डाया, तो उस कंडीशन में आपको कभी हमेशा जो डाया है वो इंचेस में लेना है, ना कि एमएम में। ठीक है, ये बात में सब लोग क्लियर है। अब हम लोग साइड पे चलते हैं। ज्यादातर हम लोग को तो इंच में स्लिंग मिलता ही नहीं है, हम भी मेजर करते हैं तो एमएम में करते हैं, या किसी से पूछा तो वो भी ज्यादा तुरंत आपको क्या बताएगा, 10 mm का है, 20 mm का है, 25 mm का है, वो आपको इंच में तो बताएगा नहीं।
तो जो भी आप लोग गूगल करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप लोग कन्वर्टर खोलेंगे तो 1 इंच में क्या होता है, 25.41 mm होता है। तो आप उस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको इंच मिल जाएगा। अदरवाइज हम लोग को इंच नहीं भी मिलेगा तो हम लोग एक सीधा सा फॉर्मूला या ये है, डाया इंटू 12। जहाँ पे हम लोग पहले 8 करते थे, वहां पे हम लोग अब 12 करेंगे। ठीक है, 12 इंटू डाया। अगर हम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वाला, और ये जो है इंच वाला, दोनों का जो मान आता है इक्वली आता है। अगर आपसे अगर किसी ने पूछा या फिर साइट पे कर रहे हैं तो आप किसी को बताओगे डाया इंटू 12, तो वो गलत है। हमने ये अपने कैलकुलेशन इजी टू यूज के लिए, साइट पे जाओगे आप, इंच में आपको मिल गया, फिर इंच में कन्वर्ट करोगे, फिर लोड निकालोगे, सेफ वर्किंग लोड निकालोगे। उससे अच्छा है डाया गुणे डाया करो और 12 से गुणा करो, उसका आ जाएगा सेफ वर्किंग लोड इन केजी। जितना केजी आएगा आप 1000 से डिवाइड कर दो, वो टन में आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है, आज के हमारे ट्रेनिंग का ये मेन हार्ड पार्ट है कि ये सारे लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई किसी का क्वेरी हो तो कोई बोल सकता है अभी ये फॉर्मूले में। ओके, मतलब सारे लोगों को समझ में आ गया है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 10 mm का है कोई स्लिंग, तो उसका सेफ वर्किंग लोड कितना हो जाएगा? कोई या एक आदमी जवाब दे दे। केजी में बताए या टन में बताए? 10 mm का हमारा वायर स्लिंग है, उसका सेफ वर्किंग लोड कितना होगा? 1.2 MT। 1.2 हाँ, 1.2 एग्जैक्ट आपने बोला है। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वाला। वाला। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अगर हम लोग देखिए, अभी हम लोग ट्रेनिंग में डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं या फिर नोट कर रहे हैं, वो किसी और को जब आप बोलेंगे कि आपका सेफ वर्किंग लोड निकालना है तो डाया इंटू 12 कर लो, जो कि एकदम गलत है। ये चीज हम आपको हेल्प के लिए बता रहे हैं, आपको आसानी के लिए बता रहे हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला पूछता है तो फॉर्मूला वही है, 8 इंटू डाया। अब इसी चीज को इजी टू यूज के लिए जो है, नीचे हमने आपके लिए कैलकुलेट करके बनाया है और आपको दिया है। मैं वापस लेके जा रहा है काटा करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। लेके जाएंगे इसका हल्का का भी पकड़ काटा कर गायब करो, ये तो गायब करो, नीचे लिखा है सबसे ऊपर लाल रेड मार्क। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। किसी को इसमें कोई इशू नहीं है ना? ये चीज सेफ वर्किंग लोड किसी भी वायर रोप स्लिंग का हम लोग निकाल सकते हैं, डाया गुणे डाया इंटू 8 करके, या फिर डाया गुणे डाया इंटू 12 करके। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोले। ठीक है, सर नेक्स्ट आपका आवाज आ हमारा रहा स्लाइड है, अभी हम लोग हाइड्रा। आवाज आ रहा है? सर प्रीवियस स्लाइड में एक बार जाइए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर आपका आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चलते एक हैं बार हाइड्रा में। एक बार हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जाइए सर। जो आपने जो 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायमीटर आप बता रहे थे ना आप इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? सर, ये जो 8 जो नंबर है ये कौन से स्पेसिफिकेशन मतलब कहाँ से स्पेसिफाइड है ये? देखिए, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि 8 इंटू डाया लेना है। आप आईएस कोड निकाल के, आप आईएस कोड का रेफरेंस है, तो कौन से क्लॉज नंबर है आईएसओ का? आईएस कोड का रेफरेंस है, एक मिनट। ठीक है, आईएस कोड है
2266/2002। आप जब इसको खोल के पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज मेंशन किया हुआ है कि जब ब्रेकिंग लोड रहेगा, हमको जो मैन्युफैक्चरर देता है वो ब्रेकिंग लोड से उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालना है, उसमें फॉर्मूला ऑलरेडी ऐड है। उसको देखते हुए उसमें वो बहुत सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसका, आप उसमें जब देखोगे तो फाइनली ये फॉर्मूला 8 × D पे वो फिट बैठता है नियर अबाउट। ओके, सॉरी सर, क्या आप आईएस कोड दोबारा रिपीट करेंगे क्या? आईएस IS 2266। ओके सर। हाँ ठीक है, एक और, आगे बढ़े। ठीक है आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, अभी हम लोग के पास सम टाइम ये सारा सिचुएशन आ जाता है जो हाइड्रा में हम लोग को लॉकिंग करने का जो हम लोग जुगाड़ करते हैं या यू बोल्ट लगाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप का भी लॉकिंग रहता है। क्रेन में आप देखेंगे तो अलग टाइप का आएगा, हाइड्रा में ये वाला ज्यादातर यूज होता है यू बोल्ट सैडल। तो ये चीज हमारा क्या करेक्ट है, किस टाइप से इनकरेक्ट है? मिनिमम हमारा जो भी 12 mm का होगा, आधा इंच का जो भी वायर रोप होगा उसमें कम से कम 3 जो यू बोल्ट है वो लगाने कंपलसरी है। मिनिमम 3 यू बोल्ट। और कितना कितना स्पेसिंग पे होना चाहिए? 6 × डाया। यहाँ पे मान लीजिए ये 10 mm का स्लिंग है तो 10 × 6 कितना हुआ? 60 mm के ये स्पेसिंग गैप पे ये यू क्लैंप लगा होना चाहिए। 60 mm जितना डाया है इंटू उसका 6 करिए, 6 डाया के हिसाब से ये यू क्लैंप होना चाहिए। और यू क्लैंप का जो भी सैडल है, ये जो भाग है सैडल वाला जिसका नट बोल्ट है, वो लाइव एंड पे होना चाहिए। लाइव एंड हम लोग किसको बोलते हैं? ये जो वायर कंटिन्यू आगे की साइड जा रहा है ये लाइव एंड है। ये जो हमारा डेड एंड है, जो यहाँ पे आके हमारा वायर खत्म हो गया है, इसको हम लोग डेड एंड बोलते हैं, इसको लाइव एंड बोलते हैं। तो जो भी हमारा सैडल है, नट बोल्ट पार्ट है, वो लाइव एंड पे होना चाहिए, ना कि डेड एंड पे। और ये दोनों के ये तीनों के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए 6 × डाया। अगर हमारा 10 mm का शिलिंग है तो 60 mm का डिस्टेंस होना चाहिए ये यू बोल्ट के बीच में। ओके, इस टाइप के जो कुछ ऊपर कुछ नीचे, ऑलरेडी हम लोग को हाइड्रा के जितने ऑपरेटर है ये समझाते हैं कि सर 2 ऊपर 1 नीचे अच्छा लगाने से ये एकदम स्ट्रेंथ होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वैसा हम लोग को अलाउ नहीं करना है। वैसे इस चीज से उसका कैपेसिटी कभी भी घटता है, बढ़ता नहीं है। ये जो हमारा है इसमें क्या किया है, इसमें जो भी सैडल का पार्ट है वो डेड एंड की साइड कर दिया है। तो डेड एंड हमारा सैडल जो पार्ट है वो कभी भी लाइव एंड के पार्ट साइड होना चाहिए, ना कि डेड एंड के साथ। अभी इसको यू क्लैंप करने का कुछ तरीका भी है कि आपको कैसे फोर्स लगाना है। कोई भी जैसे हम लोग यहाँ से लगा रहे हैं तो इस क्लैंप हम इससे इधर से लगाते हुए जाएंगे और फोर्स इधर से देते हुए जाएंगे। इसका 6 × डाया के हिसाब से ये क्लैंप लगा देंगे। और उसके बाद से जब हम उसको टाइट करेंगे तो जब वो वहां से नट बोल्टिंग करेंगे यहाँ से, तो हमारा जो फोर्स है इस साइड से अप्लाई होगा। चलिए, ये तो था पीछे का बैकग्राउंड। अब हम लोग ट्रेनिंग में एंट्री करते हैं, जो हम लोग रिगिंग के बारे में जानते हैं। एक्चुअली रिगिंग होता क्या है और कितने टाइप का रिगिंग होता है। तो रिगिंग हम लोग इसलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिग करे तो हमारा जो माल है, जो हमारा लोड है, वो बैलेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और साइड जो भी हमारा लिफ्टिंग पॉइंट हो वो एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हो। इसी के लिए हम लोग रिगिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ रिगिंग, कितने टाइप का रिगिंग होता है पूरे हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी इंडस्ट्रीज में देखिए तो 3 टाइप के रिगिंग होते हैं। 3 टाइप से ही हमारे पास प्रोविजन है रिग करने के लिए। इसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम लोग रिगिंग करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे साइड पे। तो पहला इसमें टाइप आता है बास्केट हिच। तो आपके पास बास्केट हिच एक सिंपल सा है, स्लिंग है, एक स्लिंग, और उसमें से अंदर से जो भी आपका वेट रहा, जो भी माल रहा, यहाँ पे आप बांधेंगे। पहले इसमें हुक में फंसाया हाइड्रा के, फिर इसको लाया ऊपर से, फिर हाइड्रा में फंसा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं बास्केट हिच। दूसरा टाइप होता है चौकर हिच। चौकर हिच में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस टाइप से लाते हैं और या तो यहीं पे हम डिसाइकल मार देते हैं या फिर इसके आई हुक में ही हम लोग लगा के ले जाते हैं स्लिंग और यहाँ पे फंसा देते हैं। दूसरा है, तीसरा है आपको वर्टिकल हिच। वर्टिकल हिच में क्या होता है, आपको डी साइकिल का जरूरत पड़ता है।
जबकि ये 2 हिच में देखिए आपको किसी भी जरूरत नहीं पड़ा था। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं था इसके लिए, ना डी साइकिल का ना कुछ का, आप डायरेक्टली इसको उठा सकते हैं। दूसरे वाले ठीक है, ये जो दूसरा हमारा चौकर हिस्से हुक है, इसमें भी आपको डी साइकिल का जरूरत नहीं भी रहेगा तब भी आप माल उठा सकते हो। तीसरा हमारा है, इसमें आपको डी साइकिल चाहिए, डी साइकिल के बगैर आप वर्टिकल हिच से माल नहीं उठा सकते। तो आगे किस टाइप से हम लोग ये यूज करेंगे उसका हम लोग देखते हैं। अब अभी जो हम लोग अभी जो कैलकुलेट करना सीखे हैं वो स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड निकालना सीखे हैं। तो स्लिंग का जो भी सेफ वर्किंग लोड रहता है वो 90 डिग्री के एंगल में रहता है। ये बातें सबको पता है। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि 10 टन का स्लिंग है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो जो स्लिंग का कैपेसिटी 10 डिग्री बता रहे हैं ना, वो वर्टिकल है 90 डिग्री के एंगल में। अगर हम लोग उसी स्लिंग को इस जो फोटो देख रहा है, ये दिख रहा है, इस डिग्री के एंगल में बांधेंगे तो उसका जो कैपेसिटी है वो घट जाएगा, वो फिर 10 टन का स्लिंग रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये इस टाइप से बांधते हैं, 10 टन का ये स्लिंग है, 10 टन का ये स्लिंग है, दोनों हो गया 20 टन का स्लिंग। तो ये जो 20 टन का जो माल है हम तब उठा सकते थे जब ये जो हमारा स्लिंग था वो वर्टिकल रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अभी ये तो यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है। तो 60 डिग्री के एंगल में देखो इसका क्या बोलता है रिडक्शन फैक्टर, कि अगर 60 डिग्री के एंगल में अगर आप माल उठाओगे तो आपका लगभग 85% ही उसका कैपेसिटी रहेगा, 86%। जैसे 10 टन का कैपेसिटी था तो अभी वो 8.5 टन का ही रह जाएगा। स्लिंग का कैपेसिटी भले आपने बोला था 10 टन का हमारे पास स्लिंग है, लेकिन आपने 60 डिग्री के एंगल में जैसे रिग कर दिया तो उसका कैपेसिटी कितना हो गया? 8.5 टन हो गया। अभी आप मान लो उसको और कम कर दीजिए, उसका एंगल आप लेके चले आए 45 डिग्री में, तो 45 डिग्री में वो 7 टन का रह गया। स्लिंग है 10 टन, आप बोल रहे हो 10 टन, 10 टन ये 10 टन ये 20 टन माल हमको उठाना है 20 टन, लेकिन आपने इसको रिगिंग कर दिया 45 डिग्री पे। तो इस हिसाब से अब आप इसका सेफ वर्किंग लोड, इसका सेफ वर्किंग लोड निकालोगे तो ये तो 20 टन से कम हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी हमारा जो स्लिंग है उसका जो सेफ वर्किंग लोड है, या फिर मैन्युफैक्चर लिख के देता है, या फिर जो हम थंब रूल अभी हम लोग जो डिस्कस ये किए उससे कैलकुलेट किए, तो वो जो सेफ वर्किंग लोड था 90 डिग्री के एंगल में था, वो स्लिंग को सीधा हुक करना था तभी जाके आपको कैपेसिटी बनेगा। अदरवाइज अगर आपका एंगल बदल रहा है तो आपको ये सारे चीज उसमें ध्यान रखने पड़ेंगे, रिडक्शन फैक्टर। अब अगर ये पास आपके पास चार्ट नहीं भी है, अगर आपके पास ये चार्ट नहीं भी है तो हमारे इंजीनियर्स लोग हैं, ये चीजें ये भली भांति कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पे कितना का टेंशन आएगा। टेंशन कैसे आएगा? अभी टेंशन का फॉर्मूला होता है W इंटू एल, H इंटू एन। तो इसमें W कौन सा है? W जो ये है हमारा लोड, ये इसमें ऑलरेडी मेंशन है, हमारा लोड कितने टन का है वो W है। इसमें इंटू एल, एल कौन सा है? ये स्लिंग का लेंथ है। फिर एच कौन सा है? ये जो स्लिंग का हुक है और यहाँ से जो हमारा जो माल बना है इसके बीच का डिस्टेंस है एच। और फिर एन क्या है? एन नंबर ऑफ लेग है, एक स्लिंग दो स्लिंग, यानी कि नंबर ऑफ लेग है जो 2। तो जो आप इस पे टेंशन कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा स्लिंग के कैपेसिटी से ज्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ट में, आप चार्ट में क्या है, ये हमारा जो है 1 टन का स्लिंग है, 1 टन का स्लिंग है जो 90 डिग्री के एंगल में, देखिए 90 डिग्री के एंगल में क्या ले रहा है? 1 टन इसका रिडक्शन फैक्टर भी है और टेंशन भी 1 ही टन का है। तो अब धीरे धीरे टेंशन देखिए इसमें बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी इसमें हम लोग 45 डिग्री पे जब हमने रिग किया था तो इसका 1.5 गुना जो हो गया था टेंशन, लगभग 1.414 है, यानी 1.5 गुना टेंशन बढ़ गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे स्लिंग लगाए थे 10 टन का,
तो अभी इस पे टेंशन जो है ना वो 15 टन का आ गया। तो हम लोगों को जब हेवी लिफ्टिंग चीजें करते हैं तो दो चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, या तो हम लोग स्लिंग का कैपेसिटी घटा के कैलकुलेट कर ले, या फिर कैपेसिटी नहीं कैलकुलेट करना है तो टेंशन कैलकुलेट कर ले। अब इसमें से आप ये चीज को कम हमेशा कभी हटा सकते हो, एक ही चीज कैलकुलेट करोगे तब भी आपका क्लियर रहेगा। अब ये चार्ट है, आप या तो ये चीज कैलकुलेट करो या तो ये चीज कैलकुलेट करो। तो टेंशन जो क्या है, जो ये टेंशन हम देख रहे हैं वो स्लिंग के कैपेसिटी से ज्यादा नहीं आना चाहिए। या फिर अगर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं तो रिडक्शन फैक्टर देखें। रिडक्शन फैक्टर में क्या होता है, 10 टन का स्लिंग वही 8 टन का हो जाएगा, वही 7 टन का हो जाएगा, वही 5 टन का हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, जब आपके साइड पे सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वो ये चीज नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा कि स्लिंग के ऊपर लिखा कितना है, स्लिंग के ऊपर जो भी हमारा चार्ट लगा रहता है उसमें जो लिखा रहता है वो तो वही कंसीडर करेगा। तो ये जो चीजें हैं साइड पे सुपरवाइजर, सर फोरमैन, इसमें एक और इंजीनियर्स क्वेश्चन और पूछ रहे सेफ्टी ऑफिसर को कैलकुलेट करके चेक कर लेना रहता है कि हमारा रिगिंग एंगल कितना है, कितना कैपेसिटी उसका बन रहा है हमारे सीलिंग का। उसके बाद से ही लिफ्टिंग को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जो ये हम चार्ट लगा रखे हैं वो चार्ट आपको ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है, आप लोग उससे मिल जाएगा। अब ये चार्ट का यूज से करना है वो मैं बताता हूँ। ये स्लिंग है हमारा 10 टन का, ठीक है। ये स्लिंग का लेंथ जितना भी है, जैसे मान लीजिए कि इसका स्लिंग है का लेंथ है 4 मीटर। जब ये 4 मीटर रहेगा और ये जो आपने रिगिंग किया है इसका डिस्टेंस है 8 मीटर, नहीं इसका डिस्टेंस मान लीजिए 6 मीटर है। तो जब आप सेंटर से इसको काटेंगे तो इतना का डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। तो ये जो क्या होता है, जब पाइथागोरस प्रमेय से, जो ये पाइथागोरस प्रमेय में जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें से ये इसका स्क्वायर रूट होगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो जब ये हमारा रहेगा 5, जब ये रहेगा हमारा 4, तो ये हमारा हाइट ऑलरेडी 3 आएगा। जैसे एक एक एग्जांपल हमने ये साइड बेस पे कैलकुलेशन किया था, उसका एक आप लोग थोड़ा सा देखिए। ये हमारे साइड का है, ये जो बिल्डअप बीम है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? नहीं हो रहा है? यस, तो शेयर करके फिर से कीजिए। स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फिर से अभी शेयर हो रही है क्या ये वाली स्क्रीन? आया आया। ये स्क्रीन देखिए, इसमें क्या है, ये हम लोग साइड का एक्चुअल असेसमेंट किए हैं। असेसमेंट में क्या निकला है, जो हमारा स्लिंग था वो 5 मीटर 500 का था। अभी इसमें इसका डाया था 38 mm, और इसका जो रिगिंग हुआ था 30 डिग्री के एंगल पे हुआ था। अब इसमें से अगर आपको ये स्लिंग लेंथ दिया है और ये दोनों का बीच का लेंथ दिया है 9.5, तो आपको ये हाइट तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या जी अमित जी? ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग? पर काम हो रहा हो। ठीक है, ये हमारा साइट का एक्चुअल असेसमेंट है, जिसमें ये हमने दिखाया है, और इसका जो टेंशन आया है शरीर पे, जो कैपेसिटी बन रहा है, ये चार्ट में दिखेगा आपको। ये देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है कि जो हमारा बिल्डअप बीम है वो 29 टन का है, और जब हम लोग 30 डिग्री पे उसका रिडक्शन एंगल करके कैपेसिटी निकाले ना, तो हमारे जो स्लिंग का कैपेसिटी हो रहा है 17 टन। दोनों को मिला के 2 स्लिंग हमने यूज किया है, तब भी उसका कैपेसिटी 17 टन होता है। जबकि उसका 90 डिग्री के एंगल में कितना कैपेसिटी है, 16.7 टन। कैपेसिटी ऑफ वन स्लिंग इन वर्टिकल पोजीशन 90 डिग्री एंगल 16.7 टन। ठीक है, एक स्लिंग का, दोनों स्लिंग का जैसे इंटू इसको 2 कर दिए तो 33.4 टन। अब कैपेसिटी ऑफ वन स्लिंग रिड्यूस एंगल 30 डिग्री, जब 30 डिग्री में इसको रिड्यूस करके दिया गया, तो एक स्लिंग का जहां पे हमारा कैपेसिटी बन रहा था 16.7 टन, अब वो कैपेसिटी 30 डिग्री के एंगल में बांधने से हमारा 8.5 टन हो रहा है। अब बताइए, 8.5 टन और 7.5, 8.5 17 टन हुआ। हमारा बिल्डअप बीम है 29 टन का। तो ये लिफ्टिंग सेफ है या अनसेफ है? अनसेफ है। ठीक है, अब इसमें
कुछ ऐसा चीज है कि हम लोग ये लिफ्टिंग अभी तक करते आए तो सीलिंग टूटा क्यों नहीं? अनसेफ है तो टूट जाना चाहिए था। क्या अमित जी, आप तो हैं उसके उससे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा सीलिंग टूटा क्यों नहीं? आखिर अनसेफ है, 17 टन कैपेसिटी बन रहा है, 29 टन हम लोग उठा रहे हैं, सीलिंग टूटा नहीं है आज तक। इसके पीछे का एक ही रीजन है कि जो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 40 टन है। तो हमारा हमने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सेफ वर्किंग लोड किया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं किया है, जिसके वजह से अभी तक स्लिंग नहीं टूटा। हालांकि वो हम लोग को मोर देन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये कंसीडर करने के लिए कहीं भी मना करता है, लीगली भी मना है, और आईएस कोड में भी ये बोलता है कि आप लोग सेफ वर्किंग लोड से ऊपर नहीं उठा सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो जैसे को हम लोग ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज का कितना टाइम्स जो होता है उसका कैपेसिटी होता है। एग्जाम्पल, हम लोग एस्केफोल्ड लगाते हैं, एस्केफोल्ड का 4 टाइम्स हमेशा ज्यादा रहता है सेफ वर्किंग लोड। वैसे ही हमारा जो स्लिंग है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसके वजह से अभी तक ये नहीं हुआ। हालांकि ये अनसेफ है, सेफ वर्किंग लोड से ऊपर कोई भी चीज उठाना वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आया? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो स्लाइड नंबर आप लोग लिख लेना, स्लाइड नंबर क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे? बाद में किसी को क्वेरी हो तो पर्सनल व्हाट्सएप कर सकता है या फिर हमको पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकता है। आप लोग स्लाइड नंबर देख लो। और कितना स्लाइड है? बस ये और दो ही है, बस ठीक खत्म है, है। थोड़ा फटाफट करिए ना, दूसरा मीटिंग भी। ठीक है, आप बोलिए सर, हम लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो तो सेम सेम वाला का है, रिडक्शन ये वाला साइट पे ही लगाया हो गया सर। बस इतना ही है, बाकी हम लोग आज लोग रिगिंग के बारे में जान गए हैं, समझ गए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट रहेगा लिफ्टिंग और क्रेन। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी या कुछ भी हो तो हमको पर्सनल कॉल कर ले या फिर वो स्लाइड नंबर से पूछ ले। ठीक है, बाकी रिगिंग के लिए नेक्स्ट शेड्यूल हम करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, अभी ये मीटिंग सॉरी क्लोज करेंगे फिर। ओके सॉरी सर, टू इंटरप्ट यू सर, बट एक एक क्वेश्चन था सर। अरे भाई, ओके ओके, नितिन जी बोलिए। सर ये क्या स्लाइड मिल बाकी सकता है क्या जिसको हमें? नहीं, अगर जिसको काम है वो लेफ्ट कर सकता है, मीटिंग खत्म, वो ट्रेनिंग खत्म हो गया है। जिसका क्वेरी है वो पूछे बस। सर ये स्लाइड हमें मिल सकता है क्या? जी जो नहीं, डाउनलोड स्लाइड तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको मैं फोटो खींच के 1 या 2 स्लाइड का भेज सकता हूँ। जो हालांकि इसके डाउन लिए वो किस? ये कंपनी का है। इसका ओके वीडियो सर। शेयर करिए, वीडियो। सर गुड आपको जो आफ्टरनून। नितिन मैं स्लाइड ये नंबर काम चाहिए करता उसको हूँ, मैं अभी आपको मीटिंग फोटो खींच के रिकॉर्डिंग है भेज ना, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ नितिन। ठीक है, प्लीज दूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है, ठीक है। सर गुड आफ्टरनून थैंक यू सर। सर। हाँ, ओके ओके सर, ओके बाय। हम लोग नेक्स्ट बुधवार को मिलेंगे सब लोग। ठीक है, ओके ओके। हेलो।